हेलो स्टूडेंट्स। आज की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद के जो विभिन्न चरण हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो विभिन्न चरण हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन किया था। और चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो विभिन्न चरण हैं उनकी शुरुआत भी हम 1885 से ही मानेंगे। इसके माध्यम से भारतीय जनता को अपनी आवाज़ उठाने का, अपनी मांगे रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो चरण है वो शुरू होता है 1885 से 1905 तक, और इसे नरमपंथी विचारधारा का अथवा उदारवादी विचारधारा का युग कहा जाता है। दूसरा जो चरण है ये शुरू होता है 1905 से लेकर के 1919 तक, और इसे उग्रवादी अथवा गर्मपंथी विचारधारा का युग कहा जाता है। तीसरा जो चरण है ये 1919 से शुरू होता है और भारत की आज़ादी तक यह युग चला। इसे सामान्यतः गांधी युग भी कहा जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रथम चरण और साथ में द्वितीय चरण। तो सबसे पहला चरण 1885 से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसे नरमपंथी विचारधारा का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पीरियड था उसमें जो नीतियाँ रखी जाती थी वो उदार हुआ करती थी, लिबरल। तो इस वजह से इसे नरमपंथी विचारधारा का युग कहा जाता है। और इस विचारधारा के जो समर्थक थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सत्ता जो है वो दैवीय वरदान है, ईश्वर का वरदान है। और वो ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका ये मानना था कि भारतीय समाज जो है वो ना तो अभी शिक्षा का स्तर बहुत व्यापक है, शिक्षा जो है उसका स्तर बहुत ज़्यादा नहीं था। अधिकतर लोग जो थे वो साक्षर भी नहीं थे। साथ में भारतीय समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास जो थे वो गहराई तक बैठे हुए थे, गहराई तक उन्होंने अपनी जड़ें जमा रखी थी। तो ऐसे में वो संपूर्ण भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किए जाने के पक्ष में भी नहीं थे। तो ब्रिटिश शासन को वो एक वरदान के रूप में देखते थे। मानते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को एक ज़्यादा बेहतर, एक ज़्यादा विकसित, एक ज़्यादा संपन्न देश के रूप में बना सकता है, उभार सकता है। ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में कई नए आधुनिक संस्थानों की स्थापना कर सकती है जो हमारी तरक्की प्रगति में सहायक होंगे। तो कुल मिलाकर के इंग्लैंड को, ब्रिटेन को एक प्रेरणा की दृष्टि से देखते थे, एक उम्मीद की नज़र से देखते थे। इनमें से अधिकांश जो समर्थक हैं वो ब्रिटिश जीवन शैली के अकॉर्डिंग अपना जीवन ढाल चुके थे। इस विचारधारा के समर्थकों का द्वारा जो जितने भी संप्रदाय थे, वर्ग थे, क्षेत्र थे, उनको समान रूप से महत्व प्रदान किया गया। और साथ में वो ये चाहते थे कि पहले भारतीय समाज का शैक्षणिक रूप से विकास हो और उसके बाद में राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागरूकता जो है वो लाई जानी चाहिए। तो इसके लिए वो ब्रिटिश शासन को एक वरदान की तरह ही देखते थे। इनके द्वारा जो साधन अपनाए जाते थे, जैसे कि सभा, सम्मेलन, प्रार्थना पत्र, अनुनय, यानी ये संवैधानिक तरीक़ों से संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। जैसे कि सभा बुलाना है, भाषण देना है, लेख लिखना है या आवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, इन सब के माध्यम से वो संघर्ष करने में विश्वास किया करते थे, इन्हीं तरीक़ों पर बल दिया करते थे।
तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी उसमें उनकी पूरी तरीके से आस्था थी। अब इस विचारधारा के समर्थकों के द्वारा या उदारवादियों के द्वारा कुछ डिमांड्स भी रखी गई, अलग अलग मांगे थी, जैसे कि जो विधायी परिषदें हैं उनका विस्तार किया जाए। अब जब विस्तार होगा तो उसमें क्या होगा, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण हो पाएगा। साथ में वो चाहते थे कि बजट पर बहस करने की अनुमति भी मिले। इसी तरीके से ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता था वो चाहते थे कि भारत में भी आयोजित हो, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सम्मिलित हो सकें। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उसके अकॉर्डिंग उच्च पद जो थे वो तो यूरोपियंस को दिए जाते थे और जो निम्न पद थे वो भारतीयों को दिए जाते थे। तो सेना में, प्रशासन में उदारवादियों की डिमांड थी कि उच्च पद भी भारतीयों को दिए जाएं। इसी प्रकार से सैनिक खर्च में, प्रशासनिक खर्च में कटौती की जाए, ये भी उनकी डिमांड थी। उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, जहाँ कोई अनुचित कर लग रहा है उसे समाप्त किया जाए। कई ऐसे भारतीय लोग भी थे जो विदेशों में जा कर के मज़दूरी का कार्य करते थे, तो उनसे एक अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, अच्छा व्यवहार रखा जाए। तो इस तरीके से उनकी कुछ मांगे थी और इन मांगों को ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कहीं ना कहीं इन पे गौर भी किया। जैसे 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, भारत परिषद अधिनियम, उसका पारित होना उदारवादियों के उसके पीछे उदारवादियों का ही प्रयास था। राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव रखी गई थी वो भी उदारवादियों के द्वारा ही रखी गई थी। इनके साधन ऐसे थे जिससे ब्रिटिश सरकार जो थी वो ज़्यादा उद्वेली थी या उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दमित करने का प्रयास नहीं किया। तो जनता में राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति तथा साथ में उनको अगर हम कहें कि राजनीतिक रूप से जो जागरूकता लाने की शुरुआत थी वो उदारवादी विचारधारा के माध्यम से संभव हो पाई थी। लेकिन इस आंदोलन की कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी थी, कुछ सीमाएं भी थी। जैसे यह मध्यम जो शिक्षित वर्ग था वहीं तक ही सीमित रह पाया, जो आम जनता थी वो उससे नहीं जुड़ पाई, विशेषकर युवा वर्ग। तो यानी कि जिसका आधार था वो ज़्यादा विस्तृत नहीं था। फिर अंग्रेज़ों की नीतियों को समझने में या ब्रिटिश सरकार का जो एक्चुअल स्वरूप था उसको समझने में भी कहीं ना कहीं ये पीछे रहे। इनके जो साधन थे, जो तरीके थे, उससे भी भारतीय जनता को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। ये ब्रिटिश सत्ता में, उसकी शासन प्रणाली में, उसकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। फिर इन्होंने जन संघर्ष पे या जन आंदोलन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। कुछ समर्थक ऐसे भी थे जो बाद में उग्रवादी विचारधारा को सपोर्ट करने लगे थे। तो इस प्रकार से कुछ कमियां थी। उसके बाद में शुरू होता है उग्रवादी विचारधारा का युग। इन सीमाओं की वजह से, इन कमियों की वजह से जिनका भी हमने अध्ययन किया, उग्रवादी विचारधारा या जो गर्मपंथी विचारधारा थी उसका दौर शुरू हुआ। क्योंकि उदारवादी आंदोलन जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। उन्नीस सौ 5 में बंगाल का विभाजन हुआ, आर्थिक रूप से देश पे संकट भी आया, महाराष्ट्र में अकाल भी पड़ा। मतलब कई कारक ऐसी घटनाएं ऐसी थी जिसकी वजह से उग्रवाद का उदय हुआ। तो जो उग्रवादी थे
उनकी सोच थी कि ब्रिटिश शासन शोषणकारी प्रवृत्ति का है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का है। तो जहाँ उदारवादी ये चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इनकी तरह हम ब्रिटिश शासन के अधीन रह कर के स्वराज की प्राप्ति का प्रयास करें, स्वशासन की प्राप्ति का प्रयास करें, वहीं इनका ये मानना था कि मुख्य उद्देश्य जो उनका था वो था स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता। और वो भी ये जल्दी से जल्दी यानी कि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ उदारवादी विचारधारा के समर्थकों का मानना था कि भारतीय समाज जो है उसमें कई रूढ़ियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, उसमें जकड़े हुए हैं, वहीं इनका ये मानना था कि अगर हम संपूर्ण भारतीय जनता को जोड़ेंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनमें क्या आएगी, राजनीतिक जागरूकता आएगी, उनमें चेतना आएगी। साथ में इन्होंने उदारवादी विचारधारा के जो साधन थे उसका भी विरोध किया। उसको उन्होंने भिक्षावृत्ति का नाम दिया। तो जो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे उन्होंने अपने साधन जो थे वो इस प्रकार से रखे थे कि उससे ब्रिटिश शासन के प्रति एक कड़ा विरोध इंडिकेट हो। जैसे सरकारी सेवाओं, स्कूलों, कॉलेजों इत्यादि का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी को बढ़ावा है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है। इसके अलावा भी उन्होंने कई धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक त्योहार जो थे उनको बढ़ावा मिले, ऐसा उनकी अपनी सोच रही। जैसे कि गणेश पूजा है तो उसका आयोजन किया गया। जो महापुरुष थे उनको सम्मानित किया जाने लगा, जिससे क्या हो कि युवा वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा जुड़े। जैसे कि शिवाजी उत्सव या शिवाजी का मेला जो था उसके माध्यम से ज़्यादा युवा वर्ग आंदोलन से जुड़ा। तो ये इनके इस प्रकार से साधन थे। तो उग्रवादी जो विचारधारा थी इनकी कार्य पद्धति थी वो अलग शैली की थी। जैसे जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो इन्होंने कहा कि कर नहीं देना चाहिए। साथ में इन्होंने सरकार से भी डिमांड की कि राहत कार्य जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए। तो नरमपंथी जो थे, जहाँ समाज से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए थे, उनके तरीके जनता को पसंद नहीं आए थे, वहीं जो उग्रवादी थे इन्होंने धार्मिक तरीकों से, सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को अपने साथ में जोड़ा। और इनकी जो नीतियाँ थी इसकी वजह से भी बहुत लोकप्रिय हुए। साथ में उस समय जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे यहाँ अकाल, सूखा पड़ना, या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जैसे कि जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की थी 1905 में, तो एक मैसेज गया कि इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है। तो उसने भी लोगों को आंदोलित किया। तो जहाँ नरमपंथी विचारधारा जो थी उन्होंने ब्रिटिश शासन को एक अलग नज़रिए से देखा था, वहीं इन्होंने ब्रिटिश शासन की जो शोषणकारी प्रवृत्ति थी उसे समझा, उसे उजागर किया जनता के सामने। इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वराज प्राप्ति की बात कही। जैसे कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनका ये कहना भी था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धार्मिक आंदोलनों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से ज़्यादा जनता इनसे जुड़ी तो जनाधार बढ़ा। फिर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, इसके माध्यम से जो स्वदेशी उद्योग थे उन्हें पनपने का अवसर मिला। स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, यानी कि हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था थी वो सुधरी। लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं थी, जैसे कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का अभाव था। फिर ब्रिटिश सरकार ने इनके जो साधन थे उस वजह से इस आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया, क्योंकि उनमें उग्रता थी।
इनके द्वारा जो धार्मिक प्रतीक प्रयोग किए जाते थे उससे क्या हुआ कि धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के जो लोग थे वो भी जुड़ पाए। फिर काफ़ी हद तक इनका समय और ऊर्जा जो थी वो उदारवादी विचारधारा के समर्थकों की आलोचना करने में या उनमें कि हम किस तरीके से उदारवादी विचारधारा के साधनों से अलग हट करके हम अपना रास्ता बना सकें, तो इसमें ही इनका अधिकतर समय और ऊर्जा खर्च होती थी बजाय इसके कि ब्रिटिश पॉलिसी का विरोध करने के। तो ये कुछ कमियां थी जो उदारवादी विचारधारा में भी रही और उग्रवादी विचारधारा में भी रही। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो अलग अलग चरण थे उनको समझा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।